नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, व्यंजन संधि स्वर योग व्यंजन, व्यंजन योग स्वर और व्यंजन योग व्यंजन के योग से विकार उत्पन्न होता है और इनके विकार से जो उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि के नियम है वो देखते हैं कि क्या है। दोस्तों, व्यंजन संधि में यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों, एक बार और देखें। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग वर्ग के साथ किसी सघोष वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखना हमको कि उस वर्ग का पांचवा वर्ण जो है उसको छोड़कर बाकी वर्णों के साथ ये प्रक्रिया होगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं कैसे, जैसे क वर्ग है। ठीक है दोस्तों, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और घ। ठीक है, ये आते हैं दोस्तों। अब इसमें उसने बोला कि प्रथम वर्ण का योग किसी सघोष वर्ण के साथ हो। ठीक है, तो अब सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं ये हमने देखा था दोस्तों। सभी स्वर और किसी भी वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ह ये सभी सघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी भी सघोष का योग हो तो क वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसकी परिभाषा देखी। अब वर्ग तो सबको पता है, वर्ग कौन कौन से होते हैं? ये वर्ग होते हैं कचटक वर्ग। ठीक है, जो हमने देखा था। अब देखते हैं सघोष वर्ण। सभी स्वर सघोष होते हैं और किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण ये भी सघोष होता है और य, र, ल, व और ह ये भी क्या होते हैं दोस्तों? सघोष होते हैं। लेकिन जो प्रथम नियम है व्यंजन संधि का उसमें स्पष्ट बोल दिया गया है कि पांचवें वर्ण को छोड़कर किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण को छोड़कर बाकी किसी भी वर्ण का योग सघोष से होता है तो प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने देखा सदाचार, तो इसको हमने संधि विच्छेद किया तो सत योग आचार हुआ। सत में भी हमने विच्छेद किया तो त जो है इसका योग आ से हो रहा और ये आ हमको पता है क्या है? सघोष। तो जो ता है ये काय में परिवर्तन हो गया ध में। ठीक है दोस्तों, काय में परिवर्तन हो गया ध में, तो ये हो गया स द आ चार। सद योग द योग आ योग चार। हमको वापस वर्ग और शब्द मिल गया हमारा सदाचार। ठीक है दोस्तों, एक और शब्द देखते हैं हम दिगंबर। इसमें दि योग क योग अ योग म योग ब र। ठीक है, तो इसमें भी क का योग आ के साथ हो रहा है और आ हमको पता है क्या है? सघोष। ठीक है दोस्तों, तो क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो वहां को वापस हमारा वर्ण शब्द मिल गया दिगंबर। ठीक है दोस्तों, सेकेंड नियम देखते हैं दोस्तों। इसमें यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, क्या दोस्तों, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी नासिक के वर्ण या उसको पांचवा वर्ण भी बोलते हैं का योग हो तो प्रथम वर्ग अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। एक बार और देखते हैं दोस्तों, पढ़ते अच्छे से। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी नासिक या पांचवें वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ग अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक शब्द हमारे पास जगन माता। क्या दोस्तों? जगन माता। इसका हम विच्छेद करेंगे तो जगत योग माता के रूप में हुआ।
अब कैसे हुआ, त का योग दोस्तों, ये त क्या है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक है। और ये जो म है ये नासिक की वर्ण है, नासिक की वर्ण या पांचवा वर्ण है त वर्ग का, ठीक है। तो दोस्तों त का क्या हुआ, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हुआ। तो ये किस रूप में हमको प्राप्त हुआ, ये हुआ दोस्तों जगत माता के रूप में, ठीक है दोस्तों। कैसे हुआ, जगत माता। ये त का काय में परिवर्तन हुआ दोस्तों, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण नाम में, इसलिए यहाँ पे है जगत माता, और यहाँ पे जो शब्द मिला वो उनको मिला जगन माता के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल इसका, सन्मार्ग। क्या है दोस्तों, सन्मार्ग। अब सन्मार्ग का हम संधि विच्छेद करते हैं तो सतमार्ग हमको मिलता है, और इसमें भी त का योग, त का परिवर्तन अपने वर्ग के पांचवें वर्ण या नासिक के वर्ण नाम में हुआ, ठीक है दोस्तों। पांचवा जो ये न है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में हुआ दोस्तों, और माँ क्या है, नासिक के वर्ण या पांचवा वर्ण है, ठीक है। अब इसमें तीसरा नियम देखते हैं दोस्तों व्यंजन संधि का। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह वर्ण हो, क्या दोस्तों, क्या है नियम, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह वर्ण का योग हो तो क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो प्रथम वर्ण के बाद अगर सघोष वर्ण ह हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तथा ह जो है ये प्रथम वर्ण के चौथे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, प्रथम वर्ण वर्ग के चौथे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, या फिर ह ही रहता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसमें एग्जाम्पल पहला है वाघरी। कौन सा दोस्तों, वाघरी। अभी इसमें का जो है इसका परिवर्तित हुआ अपने तीसरे वर्ण ग में, ठीक है दोस्तों। और हा, हा का यहाँ पर चौथा वर्ण में परिवर्तित हुआ दोस्तों, ठीक है। और हा का हा भी हो सकता है। तो इसमें हमको दो शब्द मिले, पहला वाघरी और दूसरा वाघरी, और दोस्तों ये दोनों शब्द जो है ये सही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में वाघरी मिल जाए या वाघरी मिल जाए तो दोस्तों ये दोनों सही है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, वो है सिद्धांत शब्द जो हमारे पास है इसका। दोस्तों सिद्धांत में भी जो ता है इसका ये अपने तीसरे वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा तो हमको द के रूप में मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमको मिल रहा है सिद्धांत, और जब इसका हमने संधि विच्छेद किया तो हमको प्राप्त हुआ सित योग हान, ठीक है। अब त जो है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा तो द के रूप में हमको मिलेगा, और जो हा है ये त वर्ग के चौथे वर्ण के रूप में परिवर्तित होगा या फिर ह ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा दोस्तों, या तो मिलेगा ये सिद्धांत के रूप में या फिर सिद्धांत के रूप में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और ये दोनों ही वर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दोस्तों, ठीक है। अब अगला देखते हैं दोस्तों। चौथा नियम है, यदि प्रथम वर्ण स्वर रहित हो, क्या हो दोस्तों, प्रथम वर्ण स्वर रहित हो और बाद वाला वर्ण पूर्ण हो या पूरा हो तो वो द्वितीय वर्ण या संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। द्वितीय वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों, जहां आधा व पूर्ण वर्ण समान हो। क्या दोस्तों, आधा वर्ण व पूर्ण वर्ण समान या एक ही वर्ण हो तो द्वितीय स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर लिखा है शब्द दिल्ली, क्या लिखा है दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली में जो ये बीच वाला शब्द ला है ये आधा है, और इसके बाद वाला जो शब्द है ये भी ला है लेकिन ये पूरा है,
तो दोस्तों ये कौन सा शब्द हो गया, कौन सा वर्ण हो गया, द्वितीय वर्ण। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, मक्का। क्या दोस्तों, मक्का। इस मक्का में भी ये जो बीच वाला वर्ण है ये आधा का है और बाद वाला वर्ण जो है ये पूरा का है। अर्थात ये जो मक्का शब्द है ये कौन सा है, इसमें जो लास्ट के दोनों वर्ण समान है पर एक आधा एक पूरा है, तो ये द्वितीय वर्ण है। ठीक है, अब हम संयुक्त वर्ण देखते हैं, ये कौन सा होता है दोस्तों, जहाँ पर आधा व पूर्ण वर्ण जो है वो असमान हो या दूसरे दूसरे हो, भिन्न भिन्न हो, वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त वर्ण में हम देखते हैं जैसे एक संयुक्त शब्द ही है, इसमें जो क है ये दूसरा है और त दूसरा वर्ण है। ठीक है, एक और मूर्त आदि से शब्द है जिनको हम संयुक्त वर्ण देखते हैं। ठीक है, इसका नियम देखते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया है वर्ण के किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद, वर्ग के चौथे वर्ण के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो। किसका, तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो, तो प्रथम चतुर्थ वर्ण आने पर प्रथम चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, वर्ग के चौथे वर्ण के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो तो चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इस स्ट्रक्चर से अपन समझने की कोशिश करते हैं इस लाइन को कि अभी हमने क्या देखा। हमने देखा दोस्तों किसी भी वर्ण है, वर्ग है, वर्ग आपको पता ही है कितने वर्ग है, 5, जिनको हम कचटतप वर्ग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, कचटतप। इनका कोई भी चौथा वर्ण, जैसे क वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा होगा, क ख ग और घ वाला, इसका ये, और च का च छ ज झ, ये वाला ज, और ट का ट ठ ड ढ, ये दोस्तों, और त का त थ द ध, और प का प फ ब और भ वाला, ये वर्ण दोस्तों। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण के बाद, किसी भी वर्ण के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो, तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो दोस्तों, तो प्रथम जो वर्ण था चौथा वाला वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम देखते हैं शब्द है हमारे पास कग्गज। कौन सा दोस्तों, कग्गज। अब इसको हमने विच्छेद किया तो क योग ग योग ग योग जब को प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पर था ग और यहाँ पर है घ। ठीक है, तो ये क वर्ण था, ये ग जो था दोस्तों ये अपने ही वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण में बदला, तो ये चौथे वर्ण में परिवर्तित हुआ। ठीक है, एक और शब्द हमारे पास दोस्तों युद्ध। युद्ध में भी हमको ये जो द है ये चौथा वर्ण है और ये हमको तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित मिला। ठीक है दोस्तों, आप इस स्ट्रक्चर को याद रखना, ये पूरी लाइन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि पांचवा नियम है हमारा, यदि द वर्ण से पहले, किससे पहले, द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर। दोस्तों हमको ये याद रखना पड़ेगा कि मूर्धन्य क्या होता है, दंत क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है। ठीक है, मूर्धन्य स्वर री हो तो द के स्थान पर न, ध के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, न। ये न नहीं होता दोस्तों, ये इसको बोला जाता है नकार। हम छोटी छोटी जो LKG UKG वगैरह कक्षा में बोलते थे, जैसे इस री को हम पढ़ते थे ऋषि, जबकि ये ऋषि नहीं होता, ये रिकार होता है। जैसे ये न है तो ये न नहीं, ये नकार को इसको पढ़ा जाता है उच्चारण की शुद्धता के लिए। ठीक है दोस्तों, हम इसमें देखते हैं प्रथम इसका एग्जाम्पल मृग योग ध योग म योग य। दोस्तों यहाँ पे इसका हम संधि ये वर्ण विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो हमको इस रूप में मिलेगा म योग री नकार योग द योग म योग य। ठीक है दोस्तों, तो ये इनको मिल गया मृणमयी। एक और देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल मृणमूर्ति। इसमें म री के बाद र और ती। ठीक है दोस्तों, ये हमको वर्ण विच्छेद प्राप्त हुआ
और इसको वापस हमने ऐड किया तो हमको मूर्ति शब्द प्राप्त हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला नियम है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण क से म उनको स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय वर्ण भी कहते हैं वो हो और इनमें योग हो जाता है तो वहाँ पर यह नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है दोस्तों? म के साथ क से म तक कोई भी वर्ण हो जिसको क से म तक के जो ये वर्गीय वर्ण इनको स्पर्शी या वर्गीय वर्ण कहते हैं, अपने को पता है। ठीक है, तो म ये जो अनुनासिक स्वर है इसमें बदल जाता है और सामने ये जो क वर्ण है क या म क से म तक का कोई भी वर्ण है वो सामने वाले वर्ण के बाद वर्ग का पांचवा वर्ण भी लिखा जा सकता है। जैसे एक बार और देखते हैं क्या पढ़ा दोस्तों, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो। जैसे कोई भी एक पद लिखा है, ठीक है, ये एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से पद हो गए दोस्तों? ये क्या है? ये तो हो गया प्रथम पद और ये हो गया द्वितीय पद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और ये यहाँ पे जो भी लिखा होता है वो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है। क्या बोल रहे हैं? यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो, स्वर रहित म हो तो मतलब म में क्या है? हलंत है। क्या है दोस्तों? म में हलंत है। तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण क से म तक का कोई भी वर्ण हो। क्या हो दोस्तों? क से म तक का कोई भी वर्ण हो और उनमें योग होता है। क्या होता है दोस्तों? उनमें योग होता है तो वहां पर यह नियम लगता है। क्या लगता है दोस्तों? वहां पर म जो है, ये जो म है ये इस चिन्ह में बदल जाता है और एक क से म तक का जो वर्ण है ये जो भी वर्ण होता है वो अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क है तो क अपने वर्ण के पांचवें वर्ण कौन सा होता है? इसका पांचवा वर्ण ये होता है, ये इसमें बदल जाता है। अगर यहाँ पर प है तो प काय बदल जाएगा? म में। काय बदल जाएगा दोस्तों? प म में बदल जाता है। ठीक है, मतलब क से म तक जो भी वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे शंकर जो शब्द है इसको देखते हैं। तो शंकर का हमने वर्ण विच्छेद किया तो आया श योग म, स्वर रहित म योग क योग र। तो जो स्वर रहित म है इसमें तो ये चिन्ह में परिवर्तन हो गए हैं। तो ठीक है, और क वर्ग का शब्द जो है इस क वर्ग के पांचवें वर्ण ड में परिवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हमको शब्द मिला है इधर, इसके रूप में हमको जो शब्द मिला है वो है शंकर और इसके आधार पर हमको जो शब्द मिला है वो है श्रंकर। और दोस्तों ये दोनों शब्द जो है शंकर और ये श्रंकर, ये दोनों सही शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें आएगा दोस्तों अलंकार जो शब्द है इसको हम देखते हैं। तो इसका वर्ण विच्छेद हमने किया, हमको मिला अ योग ल योग स्वर रहित म योग का योग र। ठीक है दोस्तों, तो म हमको ये चिन्हित रूप में मिला और का वर्ग का पांचवा वर्ण हो गया ना, ये इसमें परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी हमको अलंकार या अलंकार के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ये हमको दो रूप में प्राप्त होता है, अलंकार या अलंकार। ये दोनों जो शब्द है ये सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सातवां नियम क्या होता है। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण पद, ये पता है दोस्तों ये प्रथम पद है और ये सेकंड पद है। ठीक है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण अंतस्थ या उसमें यानी कि य र ल व श श स और ह
इनमें से कोई भी वर्ण हो तो माँ के स्थान पर क्या आ जाता है, अनुनासिक जो स्वर होता है उसका चिन्ह ये आ जाता है, मतलब बिंदु। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं इसका। ये जो कोई भी शब्द लिखा है इसका आखिरी वर्ण है म। ठीक है, प्रथम पद का आखिरी वर्ण कौन सा है, स्वर रहित म। और इसमें यर लव श स ह, यानी कि यर लव जो ये अंतस्थ व्यंजन है और श स है ये उष्म व्यंजन है। इन प्रथम चार जो है इसमें ये देख लो दोस्तों, ये चारों क्या है, अंतस्थ, और ये जो अंतिम चार ये क्या है, उष्म व्यंजन है। ठीक है, तो इनका योग स्वर रहित हो रहा है। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। संरचना जो शब्द है दोस्तों, इसका हमने वर्ण विच्छेद किया तो ये हमको मिला स योग म योग र योग च योग न। तो दोस्तों इसमें म और र इन दोनों के योग से हमको ये जो चिन्ह है बिंदु वाला अनुनासिक ये हमको प्राप्त हुआ। और स्वयंवर में दोस्तों वह और यह के योग से मिलकर हमको ये वाला चिन्ह प्राप्त हुआ और वापस हमारा शब्द हमको क्या मिल गया, स्वयंवर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों अगला देखते हैं हम 8वां नियम। सम उपसर्ग के बाद क्र धातु से बना कोई भी शब्द आए, किससे दोस्तों, क्री धातु से बना कोई भी शब्द आए तो माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं तथा माँ और क्री के धातु के शब्द के मध्य में दंत सकार, दूसरा स्वर होता है ना उसको दंत सकार बोलते हैं दोस्तों। दंत सकार स्वर रहित जो होता है उसको लिख देते हैं। क्या होता है दोस्तों, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आए, किससे दोस्तों, क्री धातु से बना कोई भी शब्द आए तो माँ को अनुसार, ये क्या होता है दोस्तों, अनुसार होता है। ठीक है, अनुस्वार में बदल देते हैं तथा माँ और क्री धातु के शब्द के मध्य में, माँ और क्री धातु के शब्द के मध्य में दंत सकार जो स्वर होता है उसको स्वर रहित कर लिख देते हैं। दोस्तों किसी भी शब्द या वर्ण को स्वर रहित लिखना हो तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। ठीक है, उदाहरण संस्कार हम देखते हैं। संस्कार जो शब्द है इसमें सम योग कार के योग से ये मिलकर बना होता है। दोस्तों ये जो माँ है, इस माँ के स्थान पर हमने अनुस्वार का जो वो चिन्ह है उसको ले लिया और पीछे ये का और र जो है इसे ही लिख दिया क्योंकि ये क्री धातु से बने हैं दोस्तों। ठीक है, वापस हमको कौन सा शब्द मिल गया दोस्तों, हमारा संस्कार। अब देखते हैं दोस्तों संस्कृत भी दोस्तों सम योग कृत शब्द के योग से मिलकर बनी है। दोस्तों माँ के बाद हमको क्री धातु से बना शब्द मिला है कृत। ठीक है दोस्तों, माँ कैसा है दोस्तों, माँ स्वर रहित है और स्वर रहित माँ अनुस्वार में बदल जाता है, ये अपना रहा अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, स योग अनुस्वार योग क्री योग त। जब इन वर्ण विच्छेद को हम वर्ण संयोग करेंगे इनका या इनका योग कर वापस लिखेंगे तो हमको संस्कृत शब्द प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखेंगे सम योग क्री धातु से बने शब्द है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वो शब्द है सम योग क्री धातु के योग से बने शब्द है कार, करण, कारक, कार्य, कृति, कृत और कर्ता। यानी कि किसी भी शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, माँ होगा और उसके बाद योग के बाद जो भी द्वितीय पद होगा उसका प्रथम वर्ण का के इन शब्दों से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर उसको क्री धातु से बने शब्द या स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्द कहते हैं। अब पढ़ी उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आए तो दोनों के बीच मूर्धन्य शकार का आगम होता है। मूर्धन्य शकार होता है दोस्तों षटकोण वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे परियोग क्री धातु से बना शब्द हम देखते हैं तो वह परिष्कार, परिष्कृत, बहुत सारे ऐसे शब्द है। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों जैसे परिष्कार शब्द है
इसमें परी क्या हो गया दोस्तों, उपसर्ग और धातु से बना शब्द आ गया कार। इन दोनों के बीच में हमको जो ये मिल गया दोस्तों श, इसको हम मूर्धन्य शकार कहते हैं। ठीक है, ऐसे इधर देखेंगे परिष्कृत। परिष्कृत में दोस्तों परि उपसर्ग है और क्री धातु से बना शब्द है क्री, और इनके बीच में हमको दोस्तों मिल गया मूर्धन्य शकार और इनका योग किया वापस, तो हमको वापस हमारा शब्द जो है वो मिल गया परिष्कार। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।